अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सितंबर 2020 में जब पीडीएम नामी सियासी इत्तेहाद बेहाद बना, तब से अदम एतमाद की तहरीक हाउस होल्ड नाम बना हुआ है। अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, नहीं आ रही है, खबरें इसके गिर्द घूमती रहीं। अब फिर अदम एतमाद की तहरीक की बाज गश्त जोरों पर है। अब की बार 3 बातें मुख्तलिफ हैं। एक, मौलाना फजलुर रहमान इस ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं, इसको लेकर मुलाकातें कर रहे हैं, जो पहले इस ऑप्शन पर मानते नहीं थे। बल्कि वो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंच चुके हैं पीडीएम की नुमाइंदगी करते हुए। 2, नवाज शरीफ से मुतालिक मरियम नवाज ने दावा किया है कि वो भी कायल है। नवाज शरीफ साहब वो पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कायल नहीं थे। बहुत सारी आरात थी पार्टी में। हम ये समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि अब ये कौम, ये मुल्क, ये अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। 3, हुकूमत की जानिब से जवाबी हिकमत अमली की खबरें चली कि हुकूमत पीडीएम की छोटी जमातों और नून लीग और पीपल्स पार्टी के नाराज अरकान से राबता करेगी। इस अदम एतमाद की तहरीक के दीगर पहलू भी दिलचस्प हैं। अव्वल, इत्तेहादी जमातों की अहमियत फिर से बढ़ गई है। अब उनसे राब्ते कर रहे हैं। शहबाज शरीफ चौधरी बिरादरान की जानिब भी जाएंगे, जिनकी जमात के हवाले से खबरें हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक के उतने हामी नजर नहीं आते कि उनका मफाद भी सिस्टम की बका में है। 2, तरीन ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया है और इजलास के बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू करने को है। स्वयं बाप के अरकान हुकूमत से शिकवे करने लगे हैं और MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ने लगे हैं। तहरीक अदम एतमाद का ये सब फसू एक हर हवाले के 3 नकात की वजह से भी अहम है। पहला नुक्ता, क्या तहरीक इंसाफ के बाद असेंबलियां बरकरार रहेंगी? दूसरा नुक्ता, पूरा सिस्टम रोल बैक होगा और नए और कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे? या फिर तीसरा नुक्ता, अगर असेंबलियां मुद्दत पूरी करती हैं तो नया कायदे ऐवान कौन होगा? तहरीक इंसाफ से ही कोई या फिर अपोजिशन नशस्तों से कोई और? कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जमातों में अदम एतमाद पर इत्तफाक है। उसके बाद की सूरत हाल पर दरअसल इत्तफाक पैदा किया जा रहा है और ये मुलाकातें उसी सिलसिले की कड़ी हैं। इसी तहरीक अदम एतमाद का एक और पहलू भी है और उसके भी 3 निकात हैं। पहला, नून लीग के कुछ अरकान कह रहे हैं कि नंबर गेम पूरी है। दूसरा, कुछ अरकान ये कहते रहे हैं कि जिस दिन नंबर गेम पूरा होगा अदम एतमाद ले आएंगे। तीसरा, कुछ अरकान कहते रहे हैं कि हुकूमती अरकान राबते में हैं लेकिन टिकट की कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। फर्क तो टोटल जो है वो 8-10 का ही है ना। फर्क इतना है और इससे दुगने लोग जो हैं अपनी हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करना चाहते हैं, वो इनके साथ नहीं चलना चाहते। बंदे तो इनके इतने हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना। लेकिन ये मैं वाजे कर दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके साथ पॉलिटिकली जो प्रॉमिस करेगी इंशाअल्लाह ताला हम उसको ऑनर करेंगे। और गुज़श्ता रोज ही हमारे प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी ने यह कहा था कि इत्तेहादी जमातों की तो शायद जरूरत ही ना पड़े। इत्तेहादी की जरूरत नहीं है, इत्तेहादी बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। सर, कैसे हो जाएगा? 162 मेंबरान हमारे पूरे हैं, एक भी कम नहीं हुआ। हुकूमत जो है 10 की जरूरत है, तो वो 10 आप 172 हुकूमत के तो 10 नहीं आएंगे ना सर आपके साथ? आप यकीन करें इससे बहुत ज्यादा आ गए। इन बहुत से अगर मगर पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन का एक निकाती एजेंडा वो है तहरीक अदम एतमाद इस हुकूमत के खिलाफ। अपोजिशन कह रही है कि होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, मुकम्मल राजदारी रखी जा रही है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लान किया जा रहा है कि प्लान ए प्लान बी क्या होगा। गुज़श्ता हफ्ते से जो मुलाकातों का आगाज़ हुआ है शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की, फिर MQM का शामिल होना, फिर चौधरी बिरादरान के साथ मुलाकातों का सिलसिला, मौलाना साहिब के PDM के प्लेटफॉर्म से मुलाकातें रहीं। उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है। कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बिरादरान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। कल इतवार के रोज़ शाम को चौधरी बिरादरान से मिलने शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। करीबन 13-14 साल बाद ये मुलाकात होने जा रही है। तो कुछ तो पसे पर्दा तैयारी चल रही है अपोजिशन की। कहीं पूरे एतमाद ज़रूरत से ज़्यादा अपोजिशन तो नहीं। वो जो सिग्नल्स की बात की जाती है उधर हुकूमत की तरफ से हमने भी आपको सुनवाया। अभी फवाद साहब ये कहते हैं कि सब्जी दाल का भाव पता चल जाएगा, आप एक बार आएँ तो सही, आपको आपके मेंबर असेंबली बता देंगे, इसका मज़ा दिखा देंगे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर अपोजिशन करना क्या चाह रही है
और क्या ऑपोजिशन अगर पूरे इत्तेमाद है तो किस बायस है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं अमजद अली खान नियाजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करूंगी मैं मंदोखेल साहब आपसे। अदम एतमाद का ऑप्शन मतलब है ये लाने वाले आप लोग थे, और पहले दिन से पीडीएम के बाद और फिर जब गुज़िश्ता साल सेनेट वाला मामला रहा, आप लोग बार बार कहते रहे कि अदम एतमाद लेकर आए, बाकी अपोजिशन तब इसके हक में नहीं थी। ये जो अब आपने कायल कर लिया है, या मियां नवाज शरीफ साहब भी इसके कायल हो गए हैं, तो क्या बताकर, क्या नंबर दिखाकर, या कहा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रीन सिग्नल उनको दिखाया है कि वो भी एग्री कर गए इसके लिए? बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ पहली बात तो इस बात की शाबाशी पीपल्स पार्टी को, स्पेशली आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि इन्होंने शुरू में ही इन हुकूमत, जहां वफाकी हुकूमत 4 सीटों पे और सूबाई हुकूमत पंजाब 7 सीटों पे खड़ी थी, अदम एतमाद की तहरीक की बात की, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी उसूल और जमहूरी बुनियाद पर कायम है। इस वजह से वो धरने और इन चीज़ों पे, पीटीवी पे, सुप्रीम कोर्ट पे और कब्ज़े अमले, ये इस चीज़ की हमी कभी भी नहीं रही है। हमेशा हमने अदालतों की का हमने इज़्ज़त की है और हम उनके सामने सर नगू हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी मेरे सदर आसिफ अली जरदारी अदालतों के चक्कर लगा रहे। आज भी कुछ महीने पहले अदी फरियाल को 12 बजे रात जेल भेज दिए, जेल में उनके बरक्स। और खुर्शीद शाह साहब साबिक अपोजिशन लीडर 2 साल बेटे समेत जेल में रहे। तो सवाल ये है कि हम तो जेलों का भी सामना कर रहे हैं, हमने फांसियाँ भी देखी, हमने कोड़े भी देखे, लेकिन उसके बावजूद हम जो है अफरा तफरी वाले सियासत पर यकीन रखते हैं। जब बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिए लॉन्ग मार्च के लिए 27 फरवरी को, उसके बाद से आप देख रहे हैं सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है ना वो एक्टिव हो गई। अब मिसाल के मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें तो पहले से पता था कि जहांगीर तरीन साहब एक 40 लोगों का ग्रुप अलग लेके बैठा हुआ है, चौधरी बरादरान भी नाराज़ है, मेंगल साहब पहले ही निकल चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं, कल के दिन देख लें, बाप पार्टी जहां हमने रब्ता भी नहीं किया है, लेकिन क्योंकि उसको पता चल रहा है कि यकीनन इस हुकूमत की जो है ना वो दिन गिने जा चुके हैं, उन्होंने ऐलान कर दिए हम इतनी मिनिस्ट्री देंगे, ठीक है, नहीं तो मार्च के बाद असम्बली में नहीं आएंगे। तो हम जो बात कहते थे, हम जो कहते थे कि अननोन कॉल जो है ना इसको बंद होना चाहिए, अननोन कॉल की वजह से ये हुकूमत कायम है, और ये बिल्कुल ये समझ लो गन पॉइंट पे ये कुशावल है। और पश्तो का एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जानमाज पे तो कड़ कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? इस शख्स को, इस नाइल शख्स को जानमाज तो दे दिया है, जबरदस्ती खड़ा तो कर दिया। लो जी इधर उधर से जहाज से जहांगीर तरीन की जहाज घूम रहे थे पूरे पाकिस्तान में, अब नमाज तो उससे खुद पढ़नी है, नमाज क्या खाक पढ़नी है, वो तो सब कुछ भूल गए। मंदोखेल साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने जितनी बातें कही हैं सर आपने जितनी बातें की हैं, जेकेटी उसका ग्रुप ये भी अभी आजकल में बात नहीं हो गई, साल डेढ़ पुराना काम है। चौधरी बरादरान भी साल डेढ़ से कह रहे हैं कि हम इनकी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। मेंगल्स का आपने बता दिया, बाप के भी मसाइल चलते रहे। सवाल ये उठता है कि टाइमिंग राइट नाउ, इस वक्त का चुनाव, इसके पीछे वजह क्या है? वो यकीन दहानी कैसी कि आपके नंबर पूरे निकलेंगे? अभी तो 2 हफ्ते पहले सेनेट में आपके नंबर नहीं पूरे हो सके, जबकि नंबर हैं आपके पास। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल 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 गलत। मैं इसे इतफाक नहीं करता हूँ। सेनेट का जो ड्रामा हुकूमत ने रचा है, अमजद अली नियाजी साहब इस बात के गवाह है, जानते हैं। जब असम्बली में मिनी बजट ला रहे थे तो उस वक्त हमारे रहनुमाओं ने यह आवाज़ उठाई, कौमी असम्बली में मौजूद था, तो उन्होंने ये कहा कि मिनी बजट आ रहा है। तो इनका जो डिप्टी स्पीकर साहब है कासिम सूरी साहब ने बोले नहीं आप बात न करें, कुछ भी नहीं है। और एग्जैक्ट 24 घंटे बाद वो मिनी बजट पेश किया। जब मिनी बजट पेश किया गया तो उस दिन पहले दिन अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों, असद उमर साहब तीनों मौजूद नहीं थे। अच्छा, मौजूद तो इस वजह से भी नहीं थे कि चूंकि अचानक लाया गया, और मौजूद ये भी इस तरह पे कि क्योंकि ये पहला दिन ही अभी टेबल हो गया, उसके बाद ये कमेटियों को रेफर किया जाएगा, उसके बाद अगर बास कमेटी से ओके आ गया तो उसके ऊपर डिबेट होगी। सुन ले, डिबेट होगी। सर आप मेरे सवाल का माजरत के साथ मंदोखेल साहब, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं ना दे रहे। मैंने आपसे पूछा कि कैसे आपने अब कायल कर लिया, टाइमिंग क्या है आपके पास, कौन सा ग्रीन सिग्नल है, कि क्या यकीन दहानी है, क्यों पूरे एतमादी है? आप उस खामखा इल्जाम लगा रही तो उसका जवाब मैं क्या दे दूं? अच्छा, मैं तो चलें, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं जो आपने जब गिलानी साहब की बात की, मैंने आपको मिसाल दी है कि अगर आप ये कहना है कि अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं था जो कि मुल्तान में था, तो कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर भी मौजूद नहीं था।
मेरे चेयरमैन भी मौजूद नहीं थे, मैं तो एक्सेप्ट करूं, लेकिन चूंकि ये तासुर अमजद अली खान साहब भी बहुत सारे मरतबा कायम मकाम स्पीकर रहे, इनको रूल्स भी पता है, सारे कवानीन भी पता है। जब फाइल होता है तो उसके ऊपर डिबेट होती है, कमेटी को रेफर किया जाता है, लेकिन और जुमे के दिन तो कोई सेशन चलता ही नहीं है। अमजद अली खान साहब मुझे बता दे, जुमे के दिन तो वैसे ही समझ लो कोरम पूरा नहीं है, छुट्टी। बात यह है कि जुमे के दिन रात 1 बजे एजेंडा जारी करना, चलिए सुन ले, जारी करना रात 1 बजे और फिर दिन में पेश करना और फिर उसी दिन वोटिंग कराना, तो भाई ये तो फिर इसको मैं क्या बोलूं। और इसी तरह कौमी असेंबली में हुआ। चलो मैं एक और मिसाल देता हूं, जब कौमी असेंबली में एक मेरा बिल था और एक मियां जावेद मुस्लिम लीग नून का बिल था, उस दिन तो हमने जीत लिए। हमारे थे 117, इनके 104 थे। अमजद अली खान साहब इसकी गवाही देंगे। तो भाई ये कभी कम होते हैं, अचानक जब कोई चीज आ जाता है। मैं नहीं कहता कौमी असेंबली में हमारी अक्सरियत है, मगर उस दिन हमारी अक्सरियत थी, हम दोनों के बिल पास हो गए। इस तरह जो सेनेट में उन्होंने, हमारे लोग उस वक्त मौजूद नहीं थे, उन्होंने प्री प्लान किया था। अदम एतमाद की तहरीक में कितना दम है। अमजद साहब, अदम एतमाद की तहरीक के दामों में गुज़िश्ता बार से कुछ नया है? हुकूमत रवायती तौर पर गैर संजीदा ही लेगी या कोई संजीदगी भी है? आपकी सफ़ों में कोई स्ट्रेस है जिस तरह की मुलाकातें 1 हफ्ते से लाहौर के अंदर हो रही हैं? पहली बात तो ये है कि आयशा बख्श ये इसके ऊपर जितनी मर्जी मुलाकातें करते रहें, रिजल्ट वही आना है जो इससे पहले आ चुके हैं। कहीं ये हमारे बाजू जो है ना आजमाए हुए हैं, और ये मकसद इनका सिर्फ और सिर्फ सियासत करना है, पाकिस्तान के इदारों को कमजोर करने के मुतरादिफ है। अदरवाइज और कुछ नहीं है इस तरीके अदम एतमाद में। और दूध का दूध और पानी का पानी अगले चंद दिन के अंदर हो जाएगा। और अगर ये फिर भी अपनी बात में मुझसे रहें, देखिए आज मसला क्या, आज आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ गामजन है। कोरोना के बाद आपने परफॉर्मेंस जो है आपकी बहुत बेहतर हो रही है, मुश्किल वक्त आप निकाल चुके हैं। इनका जो असल इशू है कि इनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके के साथ इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ले गई है और ये पूरी तरह एजेंडा लागू हो जाता है, तो इनकी सियासत दफन हो जाएगी। और दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि इनके अपने अरकान तो आते नहीं है, पहले सेनेट में भी है या नेशनल असेंबली में बाज़-औक़ात गायब हो जाते हैं। अब इनके कैंडिडेट अपने इनके अरकान असेंबली को लाना हमारी जिम्मेदारी तो नहीं। दुरुस्त सर, अब आपसे सर इनको छोड़ें, अमजद साहब आपसे आप ही की जमात का सवाल है, आपके से 2 सवाल हैं, मेहरबानी करें 2 का जवाब दें। आपने एक बात की, बाजू आजमाए हुए हैं। ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि जिन ताकतों पर आपका इन्हिसार था वो अदम एतमाद की तहरीक, मतलब अब वो ताकतें आपके साथ ना और न्यूट्रल हैं, इस बायस ये कामयाब होगी। आप ये जो बाजू कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं? दूसरा, आपने माशी हालात की बात की। सर आज बिजली के बिलों में बेसिक यूनिट में इजाफा कर रहे हैं, पेट्रोल को लेकर भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक आम बंदा तो आपकी इस माशी सक्सेस को बाय ही नहीं कर रहा जो आप हमें बता रहे हैं। सबसे पहले तो अल्लाह की जात है जिस पे हमें पूरा एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, और उस रहमत से हम कभी मायूस नहीं हुए। दूसरा, दूसरे हमारे जो अरकान हैं उन्होंने हमेशा खान साहब पे एतमाद किया, और जब मुश्किल वक्त आया तो ज्यादा जोर के साथ वो जो है खड़े हुए हैं। और तीसरी बात आपने की कि जो अब पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इंटरनेशनली कीमतें बढ़ रही है, बावजूद पिछले 15 दिन जो गुजरे हैं उसका बोझ भी गवर्नमेंट ने उठाया है। और हम ये बोझ मतलब जितना उठा सकते हैं उठा रहे हैं, जितना रिलीफ दे सकते हैं दे रहे हैं। ये दुनिया में नहीं है, दुनिया में आज पेट्रोलियम मसनूआत देख लें, आपके नेबरस कंट्रीज के अंदर आप उसकी कीमतें देख लें, वहां क्या पोजीशन है। सर एग्रीड, मैं तो अमजद साहब बात कर रही हूँ कि अवाम इसको कैसे लेगी। मैं बात नहीं कर रही नंबर्स और उसकी कि दुनिया में क्या हो रहा है। आम अवाम तो अपने डे टू डे उस पर जाएगी ना। सेनेटर अफनान साहब, मैंने कादिर मंदोखेल से 2 बार पूछा ये बात, वही सवाल आपसे, टाइमिंग, क्योंकि अच्छा हमारे साथ इसका सेनेटर अफनान साहब मौजूद नहीं है। अमजद अली खान साहब, फिर मैं वापस आपसे, क्या हुकूमत को किसी गैबी इमदाद की उम्मीद है या अपने बल पर ही इस अदम एतमाद को फेस करना होगा? पहले तो क्या हम किसी को साथ बिठाते, पहले ही हमारे अरकान असेंबली जो है वो किसी से पूछ लें आप, पिछले कई सेशन गुजरे हैं, मैं दाद देता हूं और मैं सलूट पेश करता हूं टिवाना साहब को कि वो बहुत सीरियस बीमारी में थे, उठ के आए। ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह खान साहब आए, असलम भूतानी साहब आए,
ख्याल जमान साहब जिन्हें इंतहाई दर्जे का जो है वो स्टेज पे जो है वो उनका कैंसर के मरीज हैं, बीमारी की हालत में, वो तशरीफ लाए, तो आप खुद सोचे कि एमएनएस किस हद तक उनकी जो एफिलिएशन है खान साहब के साथ, दुरुस्त। और वो किस हद तक और समझते क्या हैं करें कि ना, फिर हमने हमारी अपनी सियासत पार्टी में के साथ अननोन खड़ा फोन हो। कॉल्स का चर्चा भी तो बहुत रहा है। सेनेटर अफनान साहब जो बात में मंदोखेल साहब से पूछ रही थी, वो पीपल्स पार्टी किसी तो ने बहुत कहा देर है? से कह रही थी। सर ऑपोजिशन तो रोज ही कह रही है ना, हर बार जब कोई भी सेनेट के अंदर मामला आता है तो बताते अपोजिशन हैं। तो अपोजिशन तो रोती रहती है, उससे उनका क्या है, वो तो बस हर क्या रोज करें, रोई। हमारे यहाँ की ऑपोजिशन की आज- किस्मत में ही रोना है शायद। सेनेटर अफनान साहब टाइमिंग की बात कर रही थी, मंदोखेल साहब से मैंने पूछा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदम एतमाद की बात की, अब नवाज शरीफ साहब आपकी जमात के कायद वो भी इस पर कायल हो गए कि ये आप लोगों को कैसे कायल कर लिया, या आपकी जमात समझती है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम फॉर नो कॉन्फिडेंस मूव? देखिए, हमने जो है वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मामला था वो पीपल पार्टी प्रपोज करती थी पंजाब का। हमें जो है वो विफाक में जब मामला आया था तो हमने एक दफ़ा बल्कि इनको कांटेक्ट भी किया था नो कॉन्फिडेंस मोशन की, जब इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था गिलानी साहब के जीतने के बाद, सेनेटर बनने के बाद, तो उस वक्त ये लोग नहीं इंटरेस्टेड थे। लेकिन अब ज़ाहिर है क्या कहते हैं, मामला जो है वो ऐसे हो गए, क्या कहते हैं कि सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो वज़ीर आज़म के खिलाफ लानी चाहिए, जो कि मेरा ख्याल है खुशाइन बात है। और उसके अंदर जो है वो मेरा ख्याल है वक्त जो है वो आ गया है कि इस मुल्क के लोगों ने जो ये एक फेक तब्दीली थी जिसका चूरन बेचा गया था, उनको अब घर भेजने का टाइम आ गया है। बस जो मुल्क के अंदर हालात हैं, चीनी के, आटे के, दालों के, महंगाई के, बेरोज़गारी के, गुर्बत जो है, अब 2 करोड़ लोग पिछले 3.5 साल के अंदर खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। 2 करोड़ लोग, मतलब ये कहने की बात है, लोग अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहे, तालीम नहीं दे पा रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था और अल्लाह के फजल से कोई काम सीधा नहीं किया, करप्शन में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मतलब कि 23 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ इमरान खान साहब के आने के बाद इस मुल्क हमारा मुल्क करप्शन में उनसे आगे निकल गया है। 23 हमें 136वें नंबर पे मिला था ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, हमने 117वें नंबर पे लेके गए उसको, और ये इनकी हुकूमत आने के बाद वो 117वां से नंबर से 140वें नंबर पे आ चुका है, और अभी अल्लाह के फजल से 1.5 साल बाकी है। तो ये जो है ये इनकी बहुत बड़ी आप पूरे एतमाद है कि इनके पास अभी 1.5 साल है? मुझे तो एतमाद नहीं है, लेकिन अगर जो कारनामे इनके हैं, आपने किसी की भी अगर जो है वो हिस्ट्री को, किसी की फ्यूचर को देखना हो तो आप उसकी हिस्ट्री देखते हैं, तो इनकी जो तारीख है वो तो यही बताती है कि ये मतलब क्या कहते हैं, करप्शन के वर्ल्ड चैंपियन है। और इन्होंने इतनी लूट मार की है, आप यकीन करें कि ये जब जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां निकलेंगी कि इमरान खान साहब के वो कारनामे हैं कि लोग जो है वो कानों को हाथ लगाएंगे करप्शन। अल्लाह रहम करे सर। ये सेनेटर साहब की बदकिस्मती है। नून लीग का ये मौक़िफ़ रहा कि अदम इत्मीनान एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, और ये आपकी लीडरशिप खुलेआम कहती भी रही जब 1-2 बार सेनेट के अंदर शिकस्त भी अपोजिशन की, और ये कहा कि हमारी जो जिद्दोजहद है एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के खिलाफ है। राइट नाउ क्या तसव्वुर तब्दील हो गया है? नहीं, ये तसव्वुर बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ। हमारा ये स्टांस रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए, वही हमारा स्टांस आज भी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी तो इनका हशर हमने ऑलरेडी 1-2 दफ़ा किया हुआ है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जॉइंट जो सेशन था उससे 1 हफ्ता पहले 2 प्राइवेट बिल मूव हुए थे, जिनके अंदर गवर्नमेंट को 107 वोट पड़े और अपोजिशन को 115 वोट पड़े। वो दोनों बिल हार गई थी अब जब अपने पाँव पे खड़े होने की इन्होंने कोशिश की। उसके बाद फिर इन्होंने बैसाखियों का सहारा लेके जो है वो बाकी मामला चलाया। सेनेटर साहब बीइंग पॉलिटिकल लीडर, आप पाकिस्तान की ऑपोजिशन की बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते में जो आपकी जमात पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, आप लोगों की असेसमेंट क्या है? क्या वो न्यूट्रल हैं, हो गए हैं, हो जाएंगे? कोई तो असेसमेंट होगी आप लोगों की। देखिए, हमारी ये असेसमेंट है कि 2 ही मामलात हैं, या तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे या वो नहीं होंगे। अगर तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये घर जाएगी हुकूमत। अगर वो नहीं होंगे न्यूट्रल तो आवाम को पता चल जाएगा कि ये इस बेरोजगारी, इस कमर तोड़ महंगाई, इस करप्शन के अंदर वो भी हिस्सेदार है। ये जो है ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये कहते हैं कि मतलब ये इस वक्त मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है इन्होंने इकोनॉमिकली। ये सारे के सारे आटा माफिया, चीनी माफिया, लैंड माफिया, कौन सा ऐसा माफिया जो इनके साथ ना हो।
सेनेटर साहब, पीडीएम उसके के बाद फोरम भी पर अगर आपने कहते हैं- मौलाना साहब को कैसे मनाया है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए अदम? मौलाना साहब इसके कायल नहीं थे कभी भी, ये इख्तलाफ का बायस भी रहा पीडीएम के फोरम पे आप लोगों के दरमियान। अब वो कैसे मान गए हैं? उनको कौन से फैक्ट्स दिखाए गए हैं, कौन सी राहें बताई गई हैं कि इन रस्तों से कामयाबी मुमकिन है? देखिए, हमारे 162 हैं MNAs और हुकूमत ने मिनी बजट में जो है वो 168 वोट लिए हैं, जो कि नो कॉन्फिडेंस अगर मोशन होती तो वो कामयाब हो जाती, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 172 वोट लेना ज़रूरी है मिनिमम भी। तो हमारा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है वो लूज़ कर चुके हैं, और हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम अपना जो है वो केस बता रहे हैं, और वो समझते हैं इस बात को कि मुल्क के अंदर जो तबाह बर्बादी आई है पिछले 3.5 साल में, उसका जो लगेज है उनको भी उठाना पड़ेगा कल को जब इलेक्शन होगा। सही। तो वो जो लोग ये बात समझ रहे हैं उनको भी हम ये बात बता रहे हैं। फिर ये है कि बहुत सारे इनके जो ऐसे MNAs हैं, जो इनको नूर आलम खान हो गया, ये बोतानी साहब का नाम ले रहे थे, बोतानी साहब मेरे साथ बैठे थे सेशन वाले दिन, मुझे मालूम है उन्होंने इनके बारे में क्या कहा था। तो ये इस वक्त हुकूमत जो है वो लरज रही है, तो ये इंशाल्लाह कहते हैं बहुत जल्द इनका ठीक है जी। जाने का वक्त सेनेटर साहब कह रहे हैं हुकूमती सफ़ों में बहुत बेचैनी है। कादिर खान मंदोखेल साहब, नून लीग रोज कहती है 25 हुकूमती अरकान राब्ते में है, अभी तो ये भी कह दिया हसन साहब ने 5 वुज़रा राब्ते में है, कुछ आपने भी राब्तों के दावे किए थे, एक वो जहांगीर तरीन साहब का भी ग्रुप है। ये वही लोग तो नहीं है जिनका आप सब नाम ले रहे हैं, जिनकी आप सब ओनरशिप ले रहे हैं कि वो राब्ते में कोई नंबर शेयर किए गए हैं, कोई लोगों के नाम आपस में भी शेयर किए हैं, या अभी बंद करके रखे हुए हैं आप सब ने? आयशा, आपका क्या ख्याल है? सारी बातें आपको बता दी पहले से वक्त से, और क्यों बताएंगे आपको? बात यह है कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो यकीनन हमारे बहुत सारे लोगों के साथ राब्ते थे और रहे और होंगे। खुद PTI के लोग, खुद कराची के, चलो मैं इतना इशारा देता हूँ, बड़ी अक्सरियत की जिनके MNA MP हमारे साथ राब्ते में, वो सिर्फ इस बात की यहाँ भी गारंटी मांग रहे कि, और जनूबी पंजाब की बात आपको बता दूँ तो ये लोग, लेकिन इस वक्त अब बताना, यानी एक नूर आलम खान साहब ने ओपन बेचारे ने स्पीच किए, उनके क्या असर कर दिए, उन्हें शोकाज जारी कर दिए, कमेटी से निकाल दिए उसको। फिर इस तरह वो मेंगल साहब की पार्टी जो नाराज़ हो गई, उसको वो आगा गुल हसन को जो हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी है उससे निकाल दिए। तो सवाल ये कि इस वक्त इनके MNA भी इस बात पे डर है कि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगी, और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान वालों को, बाप पार्टी वालों को पहले ही पता चल गया, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी राब्ते का, बगैर किसी ऑफर का उन्होंने कल जाके बात कर दिया। जो अभी सेनेटर साहब ने भी गुफ्तगू की कि आप सब लोग अपने ख्याल पर ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं क्या? अगर कुछ भी ठोस नहीं है, कुछ सामने खुल के कहना भी नहीं चाह रहे हैं आप लोग। आयशा सुन ले आयशा, आपको क्यों हम पूरे फेरिस्त दे कि अमजद अली खान साहब भी हमारे राब्ते में और फलां भी हमारे राब्ते में, इनके लिए हम मुसीबत थोड़ी पैदा करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ, ये ना हो जिसका नाम है वो तरदीद करके चलता बने। नहीं, अमजद अली खान साहब का मैं मिसाल दे रहा हूँ। हम इनकी MNAs को मुसीबत में नहीं डालेंगे, इनकी MNAs को उनको खुद भी पता है। आयशा, आप तो MNAs की बात कर रहे हैं, इनकी तो वजीर दिफा परवेज खट्टक साहब ने कैबिनेट के अंदर उनको ललकारा, आपको हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस गरीब के साथ वो पूरी दुनिया ने शेयर किया। इनके सारे MNA के, अच्छा मैं इत्यादियों की बात नहीं कर रहा हूँ। परवेज खट्टक साहब, सर अमजद साहब, ये जो आप लोगों ने वुज़रा को अवार्ड दिए हैं इतने उस वक्त पे जबकि आपकी सफ़ों के अंदर लोग एक टेंस माहौल में मौजूद हैं कि पता नहीं सब कुछ क्या हो रहा है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क्या कहा इस मामले पर? अवार्ड नहीं मिला, वो बच्चों की तरह रोने लगा है, खत वत लिखने लगा है, तो उस बच्चे को अब जो दूसरों को सबक देते हैं, मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान में टीवी ड्रामे बनना खराब हो गए हैं कि हमें दूसरी एंटरटेनमेंट एक मिल गई है जो हम देख रहे हैं। अब उस बच्चे को जो रुला दिया है आपने, उसको प्लीज, इसलिए कि वो उसकी आदत है एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जंप बहुत मारता है बच्चा, बच्चों की तरह, तो बच्चा कहीं और जंप ना मार दे। अमजद साहब, ये जो 10 वजारतें बेहतरीन हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है बाकियों की निस्बत, एक तो मुराद अली शाह का कमेंट सुना, एक राजा रियाज साहब का आगाज़ में सुनवाया, ये उनकी शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक कह रहे थे, वो ये कहते हैं कि जो ये दिए गए अवार्ड्स, ये मेरिट पर सर्टिफिकेट्स नहीं दिए गए, और उनके ख्याल में सबसे पहला जो अवार्ड मिलना चाहिए था सर्टिफिकेट बेहतरीन परफॉर्मेंस का, वो परवेज खट्टक साहब को। ये मुझे इसलिए परवेज खट्टक साहब याद आ गया उस गुफ्तगू से। सर, ये आपको ज्यादा यूनिटी की जरूरत थी, आपने वुज़रा को कुछ को अवार्ड देकर कुछ को नाराज करके और फ्रंट नहीं जमात के अंदर खोल दिए, जबकि खुद नहीं जानते कि किस बुनियाद पर किसको अवार्ड दिया गया है। आयशा, मेरे ख्याल नहीं है कि इस पे किसी को एतराज है।
मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल आगे बढ़ने की एक दौड़ आई है जिसमें सब परफॉर्म करेंगे और सब परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने आज से अगर कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक टारगेट सेट किए थे कि हमने इस पीरियड के अंदर क्या परफॉर्म करना है और क्या हमारे टारगेट है जिनको अचीव करना है। उसकी बुनियाद पे एक सेमाही जो है वो एक रिपोर्ट आई है जिसको टारगेट किया गया है। तो इस पे मैं नहीं समझता कि कोई नाराज है। सर, आपके वजीर खारजा ने बाज़ाब्ता खत लिख दिया है, एक्सप्लेनेशन मांगी है कि किस बुनियाद पे किया गया, सही नहीं। ये मैं आप ही की जमात के राजा रियाज की गुफ्तगू अच्छा, उसके ऊपर मेरे घर मेरी बात सुन लेना। उसके ऊपर देखो शाह साहब का हक बनता है, उसका में भी उन्होंने कंसिडर ना किया तो वो उसमें वो शामिल हो जाएगा। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको हम कहें कि चाय की प्याली में तूफान उठा दें। और दूसरा, कादर मंदो ख्याल साहब मेरे भाई हैं, इनके नजरियात का इनको पता होगा और मेरे नजरियात का पूरी दुनिया को पता है कि मैं इसलिए नहीं खड़ा कि मैं सारे वज़ीरा इन्फॉर्म थे कि फलां से फलां तारीख तक जो उनकी कारकर्दगी है उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद इस तरह से परफॉर्मेंस अवार्ड्स दिए जाएंगे। आयशा, ऑलरेडी आपके इल्म में होगा, मैंने पहले कहा कि कुछ अर्सा पहले बाकायदा एक फंक्शन हुआ था जिसमें तमाम वजारतों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर का कि आपने इस पीरियड के अंदर क्या परफॉर्म करना है। टारगेट दिए गए थे, जिसने बेहतर मेरे ख्याल में वो टारगेट अचीव किया। इसका मतलब है सर, हमारी वजारत दिफा, वजारत खारजा, वजारत खजाना, वजारत इत्तलात, इन सब ने इस पूरे मामले को संजीदगी से नहीं लिया और तमाम इंतहाई अहम वजारतें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आपको प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सेनेटर अफनारुल्लाह की जानिब जाने से पहले अमजद साहब, आपसे ज़िमनन एक सवाल, ये जो टॉप 10 वजारतों की कारकर्दगी बताई गई है, इमरान खान साहब बजाते खुद भी 10 वजारतों के वजीर इंचार्ज हैं, उनकी कोई भी वजारत टॉप 10 में नहीं आई है, वहां कोई काम नहीं हो रहा क्या? आयशा, ऐसी बात नहीं है। आप इसको अगर पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहें तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। आप तनकीदी निगाह से देखना चाहते तो आपकी मर्जी है। मकसद ये था कि एक सर, माजरत के साथ मैं तनकीद नहीं कर रही, आपके विफाकी वज़रा तनकीद कर रहे हैं सर। सुन लेना जी, कहिए, फरमाइए। सुन ले, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। फरमाइए सर। प्राइम मिनिस्टर ही बेसिकली, तो देखो ये प्राइम मिनिस्टर ही परफॉर्म कर रहे हैं तमाम वजारतों में, उन जो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और चीजों को उठा रहे हैं। तो आज आपकी देखें, अब अपोजिशन कहती रहे कि जी आपकी इकोनॉमी जो है वो दुरुस्त सिमत में नहीं है, लेकिन आज जो इंटरनेशनल जितने भी जो इकोनॉमी के ऊपर जो है उनका पैरामीटर्स हैं, वो इंडिकेटर्स हैं, वो बता रहे हैं कि जी आपका ब्लूमबर्ग है, इकोनॉमिस्ट है, आलमी बैंक्स हैं, बाकी इदारे हैं, वो तो आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं कि पाकिस्तान कई अरसे के बाद जो है, डेकेड्स के बाद जो है वो ट्रैक पे आ रही है आपकी इकोनॉमी, और इंशाल्लाह जिस नाज पे ये चल रही है तो इससे और बेहतरी आएगी। तो कहने का मेरा मकसद है कि अगर चीजें तो दुरुस्त सिमत में जा रही है, हाँ, अगर आपके पास ना मानू का कोई हमारे पास जो है नहीं सर, मैं क्यों ना मानू सर, माजरत चाहते हैं कि हुकूमतों को हमेशा जरा तनकीदी नजर से देखा जाता है। आपको सवाल पसंद नहीं आया तो माजरत, मैंने तो जो खबर रिपोर्ट हुई उसी में से सवाल किया। आयशा मेरी बात सुने, आपका हक है सवाल करें। शुक्रिया सर। लेकिन जहाँ पे अच्छाई हो ना, वो भी जरा बयान कर जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये फरमाइएगा कि अभी आप एक तो ये गुफ्तगू सुन ली, वो बता रहे हैं कि हर जगह पर बेहतरीन काम हो रहा है और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और ये वजीर आज़म ही की वजह से है कि मामलात और चीज़ें पॉजिटिवली, और बार बार उन्होंने मईशत की बात की और फिर इंटरनेशनल हवाले भी दिए कि किस तरीके से हमारी मईशत तरक्की कर रही है। आपको लगता है कि इतना कुछ बेहतरीन हो रहा है और आगे जा रहा है, तो ऐसे में आपकी नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो सक्सेस उसको मिल सकती है और हुकूमत के इत्तेहादी अपने 1.5 साल के इख्तिदार कुर्बान करके आपके साथ आगे खड़े हो जाएंगे? सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, कादिर मंदोखेल साहब, आप ही इस सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, सवाल थोड़ा रिपीट करें। मैं अमजद न्याजी साहब के सवाल में दिमाग फंसा हुआ था। सर, उन्होंने बताया है कि अगर ये जो वजारतें जो बेहतरीन हैं, चाहे वजीर आजम के पास जो 10 हैं वो नहीं, मगर जो भी कामयाबी है वो सब प्राइम मिनिस्टर के बायस है, और फिर वो इकोनॉमिक सक्सेस मौजूद है, इंटरनेशनल हवाले हैं कि चीज़ें आगे जा रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि ऐसे में आप जो अदम एतमाद तहरीक लाना चाह रहे हैं वो कैसे कामयाब होगी, और हुकूमती इत्तेहादी अपना 1.5 साल का इख्तिदार क्यों आपके लिए कुर्बान करेंगे?
देखिए आयशा, पहली बात तो ये मैं अमजद अली खान साहब की बात का जवाब को उसको कनेक्ट करते हुए बात करूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म भी खुद परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये क्रिकेट की जो मैच है जिसमें बैटिंग दो पहले जो ओपनर करते हैं तो वही मैच भी जिता देते हैं, तो उसका मतलब ये कि इमरान खान साहब की और मुराद सईद साहब की जोड़ी जो ना वो बेहतरीन है, जो क्रिकेट मैच को जिताने में ये कामयाबी साबित करेंगे। वरना शाह महमूद कुरैशी के साथ जोड़ी तो उसकी नाकाम हो गई, क्योंकि वो जितने भी चीखे उसने गिला भी किए। परवेज खटक की तो नाकाम होनी थी, क्योंकि उसने तो मुंह पे उनको कहा कि आपको मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया। इस तरह आप शेख रशीद का ले ले, जिसको कल तक चपड़ासी नहीं बना रहे थे, आज उनके साथ भी जोड़ी उसकी सही नहीं रही है। और मैं ये समझ रहा हूँ, जो आप आदम एतमाद की बात करें, आदम एतमाद उनकी अपनी काबीना ने उनके ऊपर कर दिया है। आयशा, जरा इस बात पे आप गौर कर ले, ये बात शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो साहब नहीं कह रहे, इनकी अपनी वजीर खारजा कह रहे हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला, मेरे खिलाफ मेरे क्या ऐसी कोताही की है। तो सवाल ये है, मैं बता देता हूं, आपने सीपेक चाइना, जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बेहतरीन हमारे एक एलाई है और बिजनेस पार्टनर मैं कहूंगा, उन्होंने तो आपको प्लास्टिक की कुर्सियों में बिठा दिया। उनके सदर ने तो आपसे मुलाकात ही नहीं की, वीडियो लिंक के जरिए आपसे बातचीत की है, तो परफॉर्मेंस आपकी खाका ची रहेगी। तो यहाँ तो इमरान फिर वज़ीर-ए-आज़म ने ठीक किया ना, वज़ीर खारजा की वजारत बाहर रखी है, फिर तो उन्होंने ठीक किया है। बिल्कुल वजीर खारजा के साथ बिल्कुल ठीक किया, इस वजह से ठीक किया। लेकिन मुझे एक बात की अफसोस है, इस बात की मैं बिल्कुल अपोजिशन में रह के बात करूंगा, अली मोहम्मद खान साहब के साथ ज्यादती हुई है। मैं दावे के साथ करूं, वो शख्स जितना मेहनत करे और जितना, आप मुझे बताओ कौन सा मिनिस्टर आता है इनके टॉक शो में, वो बेचारा हर चैनल में आता है, छोटे छोटे चैनल में भी आता है, पार्टी को डिफेंड करने के लिए। इस समय के अंदर बेचारे को 12वें नंबर पे भेज दिए। अच्छा, उसको 12वें नंबर पे दे दिए। अब आप आइए शरीफ मजारी का साहिबा का, जिसको 5वें नंबर दिया है। ओ भाई, उसने जो मुल्क में अफरा तफरी चल रही है, जो जुल्म सितम हो रहा है, जो हमारे बॉर्डर पे अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और वर्कर एहलकार शहीद हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, आपको कहीं शेरी मिजारी साहिबा किसी स्पॉट पे देखते हुए नजर आई? आप इंसानी हुकूक के वजीर हो, आपने जो गमज़दा खानदान है, जो विक्टिम है, उसके पास आपको पहुंचना चाहिए। ठीक है मंदोखेल साहब, आपको हुकूमत के पैरामीटर्स ही पसंद नहीं आए कि उन्होंने जिस भी पैरामीटर के ऊपर ये सिलेक्शन किया हो। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपका राब्ता मुनक़ता हो गया, आपसे मैंने सवाल यही रखा था, फिर मैं मंदोखेल साहब की तरफ चली गई कि ऑपोजिशन, क्योंकि जिस तरह अमजद साहब बता रहे हैं, जो हुकूमत की कामयाबियां हैं, जो वजारतों की कामयाबियां हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर की अचीवमेंट्स हैं। तो हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं वो अपना 1.5 साल का इख्तिदार क्यों कुर्बान करेंगे आपकी इस अदम एतमाद तहरीक के लिए? आपका इन्हिसार हुकूमती इत्तेहादियों पर है, हुकूमती अरकान पर है, आपने नंबर लेना कहां से है? देखें, हमने जो है वो नंबर हम पूरा कर सकते हैं इत्तेहादियों से, हम पूरा कर सकते हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप से, हम पूरा कर सकते हैं ऐसे इनके एमएनए से जो इनको वोट वैसे भी नहीं देते। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने मिनी बजट में भी इनको वोट नहीं दिया। तो वो बहुत सारे तरीके हैं उसको पूरा करने के लिए। हम तमाम ऑप्शंस के ऊपर अपना काम जो है हमारा जारी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सेनेट में जो स्टेट बैंक का बिल था उसको एमकेएम ने सपोर्ट नहीं किया था, जो अभी रिसेंटली पास हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है। तो ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सेनेटर साहब, जरदारी साहब ने मुलाकात की चौधरी बरादरान से, अभी कुछ ही देर पहले मौलाना साहब पीडीएम की नुमाइंदगी करते हुए मुलाकात करके गए। एक समझे वर्किंग रिलेशनशिप या गुडविल जेस्चर का स्टार्ट हो रहा है। फिर शहबाज साहब कल मुलाकात करने जा रहे हैं, करीबन 13-14 साल बाद ये मुलाकात रहेगी। क्या उम्मीद रखे हुए हैं मुस्लिम लीग काफ से, चौधरी बरादरान से आप लोग? देखिए, हम जो है वो जमहूरी और सियासी लोग हैं, और सियासत में आप जो है वो तमाम दरवाज़े खटखटाते ज़रूर हैं। तो कोई ये ना कहे ना कि हमसे पूछा नहीं, हमें बोला नहीं। तो हम तमाम दरवाज़े खटखटा रहे हैं आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए और इस इंतहाई करप्ट हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए। तो उसके लिए हम जो है वो मुस्लिम लीग काफ का ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का जो आपका ये एमक्यूएम का और दीगर जो इनके इत्तेहादी हैं उनके हम दरवाजे बिल्कुल खटखटाएंगे। सेनेटर साहब, जो मुस्लिम लीग काफ की जानिब से गुफ्तगू, मौसम अबर आलूद है, किचन में सामान इकट्ठा किया जा रहा है, कुछ हतमी हो जाने दें, फिर उनका कहना कि अगर वो न्यूट्रल हो गए हैं तो यकीनन हुकूमत के लिए परेशानी है और हम उसके बाद फैसला करेंगे। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन यानी आपके सियासी फायदे के लिए अपना 1-1.5 साल का इख्तिदार छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे?
देखिए काफ लीग के पास क्या इक़्तिदार है। एक जो है वो जो अपना स्पीकर पंजाब असेंबली और एक जो है वो वफाकी वज़ारत। सर 2 वफाकी वजीर हैं, वैसे वो किसी कारकर्दगी में नहीं आए दोनों। चले 2 वफाकी वजीर कर ले, 2 वफाकी वजीर कर ले, एक स्पीकर हो गया, तो ये कौन सी कोई बड़ी असल में अगर देखा जाए तो जितने ज़्यादा नुकसान सियासी तौर पे काफ लीग को पहुंचा है पंजाब में, उसकी बहुत बड़ी वजह खुद पीटीआई भी है। बहुत सारे इनके लोगों को काफ लीग के तोड़ के पीटीआई में जमा कराया गया है। तो सेनेटर साहब एक आखिरी बात फरमाइएगा कि इन मुलाकातों में, और जाहिर बात है जब आप फ्यूचर के फैसले करते हैं तो कुछ यकीन दहानियां भी दी जाती हैं, पीडीएम, नून लीग या अपोजिशन मुस्लिम लीग काफ को क्या यकीन दहानियां दे रही है कि हमारे साथ ऑन बोर्ड आ जाएं? देखिए हम ये समझते हैं कि जो 2018 का इलेक्शन था वो जो है वो रिग हुआ था और उसके अंदर बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तान की तारीख की रिगिंग की गई थी। तो हम ज़ाहिर है उनको हम ये समझते हैं कि अगर इस हुकूमत को डिसलॉज किया जाए, हम नए इलेक्शंस करा लिए हैं, तो जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है तमाम जमातों की वो सामने आ जाएगी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू। और सर यहीं पर तो इख्तलाफ है आपका और पीपल्स पार्टी का कि आप कहते हैं कि नया इंतखाब और पीपल्स पार्टी कहती है अगला 1.5 साल इन हाउस तब्दीली के साथ चलाया जाए, तो ये तो मसला हल नहीं है। मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप पहले इमरान खान से जान छुड़ा लेते हैं, उसके बाद जो आगे वाले मामलात हैं वो तय कर लेंगे। मंदोखेल साहब, इतना वक्त होगा कि आप लोग इमरान खान साहब से जान छुड़ाएं और फिर आप लोग हिकमत अमली तय करेंगे कि फ्यूचर के लिए क्या करना है? देखिए मैं शुरू में एक बात कह चुका हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब ये फरमाते थे कि जब टॉप के लीडरशिप ईमानदार हो तो नीचे हुकूमत सही रहेगी। तो जब नीचे हुकूमत सही नहीं है तो इससे खुद उनकी अपनी मिसाल से वाज़ेह हो गया कि टॉप की लीडरशिप इनकी बेईमान है, इनकी ईमानदार नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि बहुत सारी जारी बात, हमारी अपनी पार्टी है, पीडीएम की अपनी पार्टी है, नए इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे सर। ये कहना, देखिए ये सारी बातें तो मैं आपको नहीं कह सकता हूं इस वजह से हालात किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतनी बात बता दूं कि जब 27 फरवरी को, क्योंकि हमारी तैयारी मुकम्मल है, जब बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में काफिला कराची से रवाना होगा तो आपका पाकिस्तान का शेरक से गुजरता हुआ तो आपका शेरक तो जाम हो जाएगा। मतलब ये है कि 27 फरवरी तक तो अदम एतमाद नहीं आ रही कि आपका फोकस इस लॉन्ग मार्च पे है? नहीं, देखिए अदम एतमाद की तहरीक तो पीडीएम के ऊपर डिपेंड कर रही है। हम तो पहले दिन से हमारा मुतालबा है, कल सुबह ले आए अगर ये एग्री हो जाते हैं ये चीज पे। लेकिन एक चीज है, मैं एक चीज ये भी कह रहा हूं, मौलाना साहब भी अपनी जगह पे ठीक किया, मुस्लिम लीग भी अपनी जगह पे ठीक बता रही है। जारी बात हर चीज को देख रहा हूं। आपको याद होगा, थोड़ा सा मुझे इस बात की खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्त पहले ये कहते थे पहले फिगर लाओ, हम कहते थे कि भाई आप ऐलान कर दो, फिगर आपका पूरा हो जाएगा कहीं ना कहीं से। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मुतफिक हो गया कि जहांगीर। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब, सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। गुफ्तगू आपने सुन ली, फैसला आपने करना है कि कौन दुरुस्त और ठीक बात कर रहा है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।